आज जब 78-80 साल बाद देश के आजादी के बाद आज हम लोग कहां पर खड़े हैं, मनुवादी जो विचारधारा है, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, दलित विरोधी जो विचारधारा, अल्पसंख्यक विरोधी जो विचारधारा है, महिला विरोधी जो विचारधारा है, गरीब विरोधी जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस वक्त राज कर रही है देश में और प्रदेशों में। नहीं, देश को गुलामी की तरफ धकेलने का काम अगर कोई सरकार कोई विचारधारा कर रही है तो वो अब की ये सरकार कर रही है, जिसने आते ही SC/ST सब प्लान को अपनी सरकारों से बंद कर दिया। आरक्षण तो वहीं आपको दिखाया जा रहा है कि आरक्षण है, आरक्षण कहीं खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली पीछे बैकडोर से लेटरल एंट्री के माध्यम से हर विभाग में, हर मंत्रालय में ये अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, शक्ति वाहिनी के लोगों को ये लाकर अपॉइंट कर रहे हैं। आज लगभग 7 साल से स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। 2 डिपार्टमेंट देश में होते थे, एक शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसका पिछले 7 साल से ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी है। एक दूसरा डिपार्टमेंट होता था नेशनल शेड्यूल कास्ट, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसका दफ्तर ही सावित्री नगर में था, वो बंद ही कर दिया इन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू संसद भवन में लगी हुई थी और हम सब लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर और 26 नवंबर को बाबा साहब को फ्लोरल ट्रिब्यूट करने जाते थे। इस सरकार ने बड़ी साजिश के तहत, जब कोरोना चल रहा था, नई पार्लियामेंट बनाने के नाम पर वो बाबा साहब की स्टैचू उठाकर पीछे एक प्रेरणा पार्क में लगा दी, जहां पर कम से कम 100 से ज्यादा स्टैचू लगी हुई है। जय भीम। ऐसा नहीं, अभी आधे इधर रुकेंगे, पहले महिलाएं हमारी बहनें लगाएंगी जय भीम। अब दोबारा आप लगाइए जय भीम। अब सारे मिलके, यहां वाले सब मिलके लगाइए जय भीम। धन्यवाद साथियों। आज के 75-78 साल बाद हमें वो मिला कि हमारी वैसी स्थिति है जैसी बाकी और समाज के लोगों की स्थिति है। बाबा साहब ने संविधान में समानता की बात करी थी, तो क्या आज हम बाकी लोगों के समान हैं? उतनी धन दौलत, संपदा, शिक्षा, दीक्षा, हमारा आर्थिक उदारीकरण, हमारा राजनीतिक सामाजिक क्या एम्पावरमेंट हुई है? ये सब सोचने का विषय है। इस पर हमें चर्चा करने के लिए इसलिए आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसलिए आपको दीक्षित किया जा रहा है कि सोचिए, विचारिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या हमें सरकारों से लेना चाहिए था, क्या इस समाज को हमें देना चाहिए था, कहां तक हम पहुंचे। आज जब 78-80 साल बाद देश के आजादी के बाद आज हम लोग कहां पर खड़े हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए शिक्षित दीक्षित प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज सरकार ने, विशेष रूप से अब की सरकारों की बात करूं मैं, सरकारें तो जो भी रही हैं उनका मैं समझता हूं जितना मकसद होना चाहिए था हमें देने का, उतना नहीं मिला। लेकिन अभी विशेष हमें चिंता का विषय क्यों है, गंभीर होना क्यों जरूरत है? क्योंकि अभी जो विचारधारा है, मनुवादी जो विचारधारा है, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, दलित विरोधी जो विचारधारा, अल्पसंख्यक विरोधी जो विचारधारा है, महिला विरोधी जो विचारधारा है, गरीब विरोधी जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस वक्त राज कर रही है देश में और प्रदेशों में। और जिसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया कि जो हमारी SC/ST सब प्लान का पैसा था, जिससे चौपाले बन रही हैं, जिससे यहाँ पर खड़ंजे लग रहे थे, जिससे हमारे बच्चों के लिए पॉलिटेक्निक बनने थे, कॉलेजेस बनने थे, स्कूल्स बनने थे, IIT बनने थे, IIM बनने थे, ITI बननी थी, वो सब रुक गए। क्योंकि सरकार ने आके 2014 में, जो कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग कहते हैं कि देश तो आजादी 2014 के बाद हुआ है, देश आजाद नहीं, देश को गुलामी की तरफ धकेलने का काम अगर कोई सरकार कोई विचारधारा कर रही है तो वो अब की ये सरकार कर रही है, जिसने आते ही SC/ST सब प्लान को अपनी सरकारों से बंद कर दिया। SC/ST सब प्लान का मतलब था कि आपको जितना बजट का पैसा है वो टोटल आबादी है, देश में हमारी आबादी 16-17% है, यानी कि अगर 1000 रुपए का बजट अगर देश का है तो 17 रुपए हमारे लिए एक्सक्लूसिवली रखे जाते थे सरकार में, और वो सब इसने बंद कर दिया। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो चल रहे थे देश में, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें आज मैं फिरोज गांधी कॉलोनी गया था, आपको प्लॉट मिले हुए हैं, दिल्ली में 80 गज में आपके तिलक नगर में मिले हुए हैं, दिल्ली की जितनी त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, खिचड़ीपुर, मादीपुर, तमाम रिसेटलमेंट कॉलोनी में 25-25 गज के प्लॉट मिले हुए हैं। दिल्ली में अनेकों जगह 120-20 गज के गांव में, नवादा में, घेवरा में, मुंडका में, सावदा में, बेगमपुर में, तमाम गांव के बाहर ग्राम सभा की लैंड में 120-20 गज के प्लॉट मिले थे। वो सब आज इस सरकार ने, इस विचारधारा ने बंद कर दिए हैं। हम बार बार, बाबा साहब ने जो आरक्षण में एक प्रावधान रखा था कि हम आरक्षण में जो एक पिछड़ गया हमारा बच्चा, उसको आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से
नौकरियां देकर उसको आर्थिक रूप से एम्पावरमेंट करेंगे, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट करेंगे, उसको रोकने का काम इन सरकार ने किया है। ये सरकार क्या कर रही है? आरक्षण तो वहीं आपको दिखाया जा रहा है कि आरक्षण है, आरक्षण कहीं खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली पीछे बैकडोर से लेटरल एंट्री के माध्यम से हर विभाग में, हर मंत्रालय में ये अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, शक्ति वाहिनी के लोगों को ये लाकर अपॉइंट कर रहे हैं। जो एक बच्चा पढ़ लिख कर यूपीएससी कर सेक्रेटरी लगेगा 20-22 साल बाद, ये अपने रिश्तेदारों को, अपनी विचारधारा के लोगों को डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी मंत्रालयों में लगा रहे हैं, एक्सपर्ट के नाम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से। यानी कि आप कितना पढ़ लीजिए, कितने एग्जाम पास कर लीजिए, अगर जब तक ये विचारधारा की सरकार रहेगी, ये डायरेक्ट हमारे लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं करेगी, रिजर्वेशन को ऐसे ही धत्ता बताती जाएगी। आज सरकारों में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों पद खाली पड़े। जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, जिस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाओगे, क्योंकि मैं बहुत सारी आरटीआई लगाने का काम करता हूं पूरे देश में, आरटीआई के माध्यम से मैंने पता किया, जितने भी देश के विभाग हैं, लगभग 12.5 लाख नौकरियां अभी खाली हैं, रिक्त स्थान है, जो कि लगनी चाहिए, जो कि प्रपोज्ड है। आप सोचिए, बच्चे परेशान हैं, बच्चे सोच रहे हैं नौकरियां नहीं निकल रही, और सरकार 12.5 लाख नौकरियों पर दबाकर बैठी हुई है, उनको नौकरियां नहीं निकाल रही, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने आरक्षण के माध्यम से, संविधान के माध्यम से इनको आगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एक रास्ता दे दिया था जिससे ये आगे बढ़ते। इस सरकार ने बड़ी चालाकी से, इस विचारधारा ने बड़ी चालाकी से आपकी सरकारी नौकरी रोकने का काम किया है। आज जितने इस यहां पर बैठे हैं हमारे पुराने लोग हैं, वो तो सब सरकारी नौकरियों में है, लेकिन आज जितने युवा साथी हैं उनसे किससे पूछे क्या वो सरकारी नौकरी में है? नहीं है। वो किस लिए है? क्योंकि लोग, सरकार ने नौकरियां बंद कर दी हैं, और जो लोग लग गए हैं उनको रिजर्वेशन में प्रमोशन जो देनी थी वो देना बंद कर दिया है। आज अगर आपके गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, मैं आ रहा था गुड़गांव में, देखकर ऐसा लग रहा है इतनी बड़ी बड़ी शीशे की बिल्डिंगें हैं, ऐसा लगता है पूरा बाहर विदेश में आ गए हैं। लेकिन क्या इनमें हमारे बच्चों की जॉब सुरक्षित है? आज आप सरकार में भी जॉब नहीं निकाल रहे, और प्राइवेट सेक्टर जो कि हमारा हिस्सा है, उस प्राइवेट सेक्टर में भी आप हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं लगा रहे। कितने, मैं बता दूं कि कितनी बड़ी बड़ी मैकेंजी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां पर डीएलएफ है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। किस कंपनी में हमारे सीईओ हैं बताइए? कोई दलित बच्चा सीईओ है? आप बताइए, कोई बच्चा हमारा मैनेजर है, कोई जीएम है, कोई एचआर है? कहीं नहीं है हमारे बच्चे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो हमें वैसे ही इग्नोर करेगा, और सरकारी में आप करोगे नहीं। तो इसलिए भी ये सरकार जो है आपके खिलाफ काम कर रही है। इसकी प्रशिक्षण की जरूरत है, इसमें दीक्षित होने की जरूरत है कि सरकार से हम कैसे लड़ें। आज मैंने भी आरटीआई लगाई और केस डाला। एक पूरे देश में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलता था सरकार का, कि जो बच्चे गरीब हैं या जिनके पास पैसे नहीं है मां बाप के पास, उनको स्कॉलरशिप देती थी सरकार आगे पढ़ने के लिए। आज लगभग 7 साल से स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। 2 डिपार्टमेंट देश में होते थे, एक शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसका पिछले 7 साल से ना चेयरमैन है ना सेक्रेटरी है। एक दूसरा डिपार्टमेंट होता था नेशनल शेड्यूल कास्ट, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसका दफ्तर ही सावित्री नगर में था, वो बंदी कर दिया इन्होंने। आप सोचिए इनकी मनोदशा क्या है, कि जिससे भी हमें थोड़ी बैसाखी मिल रही थी, जिस डिपार्टमेंट से हमें थोड़ा सहारा मिल रहा था, हमारे लोगों को कुछ मदद हो रही थी, वो सब ये सरकार बंद करती जा रही है। ये विचारधारा उस सबको हटाती जा रही है। तो इस सब पर हमें विचार करने की जरूरत है। जब आप शिक्षित हो जाते हो तो उसके बाद आपको वीर सिंह साहब क्यों प्रशिक्षित कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द आंखें खोलें और देखें कि समाज में क्या हो रहा है, कहां हमारी हकमारी हो रही है, और जहां हकमारी हो रही है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। बेशक आप अकेले ही हो, आप अकेले खड़े होकर उसकी आवाज उठाइए, आप अपनी बात रखिए। आज तो सोशल मीडिया इतना शानदार माध्यम हो गया है। जब कभी ये मार्क जुकरबर्ग ने कोई फेसबुक बनाया होगा तो मैं नहीं समझता कि उसने ये सोचा भी होगा कि हमारे लोग जो हैं वो इसका ऐसा उपयोग या प्रयोग करेंगे। लेकिन आज हमारे बच्चे इतने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा साथी है चौहान, ये यूट्यूब चैनल चला रहा है, और इतना शानदार यूट्यूब चैनल चला रहा है जस्टिस टीवी के नाम से, कि लोगों को जस्टिस दिलाने का काम का ये भी एक जरिया है, ये भी एक माध्यम है। आप लोगों को जहां लगे किसी के खिलाफ कोई अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आप मुखरता से आवाज उठाइए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं।
हमारी मनीषा वाल्मीकि जो बच्ची है हाथरस की, जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, जिसके साथ उसका बलात्कार करके, दुराचार करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी और उसको दिल्ली नहीं लाया जा रहा था हॉस्पिटल के लिए। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, जितनी बड़े बड़े मीडिया चैनल नोएडा में बैठे हैं, किसी ने उस लड़की की आवाज नहीं उठाई थी। उस वक्त कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने और कुछ एक्टिविस्ट लोगों ने, हम सब लोग सफदरजंग एम्स गए और हमने अपने फेसबुक पे डाला, ट्विटर्स पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला और ये स्टोरी एकदम वायरल हुई। तब देश के तमाम लोग वहां जागे और आज आप सोचिए, अभी एक मीडिया में सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड, जो हर सालाना अवार्ड टॉप होता है। वो आपको पता है किसको मिला है, किस लिए मिला इस बार? इस साल का अवार्ड कि मनीषा वाल्मीकि को जो न्याय दिलाने में जिसने बड़ी मदद की है, वो चैनल है आज तक को अवार्ड मिला, जबकि आज तक ने उस स्टोरी को 10 दिन बाद पिकअप किया। सबसे पहले हमारे ऐसे यूट्यूबर साथियों ने और एक्टिविस्ट लोगों ने उसको उठाया। तो ये एक सोशल मीडिया की ताकत है, जिसको हमें अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ गलत काम हो रहा हो, उसको पहले कुछ लोग इकट्ठे हुए, जैसे वीर सिंह साहब एक संगठन चला रहे हैं, उस संगठन के साथ इकट्ठे होकर, अपना कोई संगठन है उसके साथ इकट्ठे होकर उस आवाज को मुखरता से उठाइए। सरकार हमारे साथ बहुत सारा गलत काम कर रही है, उसकी मंशा है कि हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति वापस उसी दशा में चली जाए जैसे हम पिछले 100-200 साल पहले थे। उसके पीछे वो बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें इकट्ठे होकर, एक लामबंद होकर बहुत बड़ी लड़ाई करने की जरूरत है। इसी कड़ी में हमने पिछले साल कोशिश की और वो कोशिश मैं तो कहूंगा सफल हुई। ये जो संविधान बदलने की बात, जो लोग इनके नेता कह रहे थे कि हम 400 सीट आएगी तो संविधान बदलेंगे, 400 सीट आएगी तो संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या था? संविधान बदलने का मतलब यह था कि देश संविधान से नहीं, देश मनुवाद से चलेगा। जो बाबा साहब की स्टैचू लगी है, इसकी जगह इनके मनु की स्टैचू लगेगी, जैसे आपके राजस्थान हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो आज ये सबने मिलकर जब एक कोशिश की, तो उस सरकार को पता लग गया, उस विचारधारा को पता लग गया कि अब हम संविधान नहीं बदल सकते। फिर उन्हें भी जाके संविधान को अपने सर पे रखना पड़ा, संविधान को पैर छूने पड़े। तो आप लोगों को इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। इसलिए आपको वीर सिंह साहब प्रशिक्षित कर रहे हैं और इस लड़ाई को इकट्ठा होने के लिए हम और ज्यादा संख्या में अपने इर्द गिर्द बात करिए, अपने रिश्तेदारों को बात करिए। हम कई बार सोचते हैं संगठन में जाते हैं कि चलो हम अकेले चल देते हैं। जब हम अपने घर में कोई शादी करते हैं, बर्थडे करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, 300-300, 400-400 आदमियों को बुलाते हैं। उन्हीं 200 लोगों से आप चर्चा कीजिए कि भाई देश में यह स्थिति है, आज हमारी स्कॉलरशिप बंद कर दी है, आज हमारी सरकारी नौकरियां बंद कर दी है, नई नौकरियां नहीं लगा रहे हैं, हमारे जो लोग लगे हुए हैं उनको ये प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं, लेटरल एंट्री के माध्यम से गलत लोगों को पो कर रहे हैं, सब प्लान का पैसा हमारा बंद कर दिया है, जो हमारी स्कीम्स थी 20 पॉइंट प्रोग्राम्स में वो हमें मिलने बंद हो गए हैं। इन सब पर हम कब जागेंगे? आज हम अगर जंग शुरू करेंगे तब जाकर ये जंग कुछ समय में बड़ा रूप लेगी। इस बड़े रूप लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी जगह भी वीर सिंह साहब देहरादून होके आए हैं। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने बात कराई थी मेरी, अजय हितैषी और देवेंद्र जी से गाजियाबाद मीटिंग की है, आज गुड़गांव मीटिंग कर रहे हैं। इतवार का दिन है, आप लोग अपना समय निकाल के आए, लेकिन सोचिए हम तो निरंतर कितने इतवार, कई 20 सालों से इतवार अपने घर पे ही नहीं रहे हैं। सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोहल्ले बस्ती में मीटिंग ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें ये मीटिंग करनी जरूरी है, बैठक करनी जरूरी है, इसमें चिंतन मंथन करना जरूरी है और हमें इकट्ठे होना जरूरी है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ये जो सरकार है या जो दूसरी सरकार, विपक्ष में भी जो लोग हैं, हम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारे जो शासक वर्ग लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनका ध्यान हमारे पर केंद्रित हो। अब वो केंद्रित कैसे होगा? हम चंद लोग तो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हजारों लोग दिल्ली में एक जगह एक समागम हो, इकट्ठे हों और वहां पर हम चर्चा करें। उसी पर हमने विचार किया कि सब लोग, हमारे अंदर जो एकता आती है वो अक्टूबर नवंबर में वाल्मीकि जयंती के समय में आती है ना, सब निकलने लगते हैं, पर्ची पुर्ची काटते हैं, अपना लगाने लगते हैं झांकियां। तो 7 अक्टूबर की वाल्मीकि जयंती है। हम तय कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर को इतवार का दिन है और सिर्फ 3 या 4 घंटे आप सब लोगों को निकालने हैं। दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हम एक बहुत बड़ा समागम करने जा रहे हैं। बीएसएनएस के द्वारा, सामाजिक संगठनों के मोर्चे के द्वारा, आप सब लोगों के संगठनों के द्वारा, सब मिलकर इस तरीके से लामबंद होकर, इकट्ठा होकर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हमारे सबके, आपके मुद्दे होंगे। हमें नहीं पता गुड़गांव में क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे हम चर्चा करेंगे।
उस मुद्दे को वहां चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार को हम प्रेषित करेंगे, हरियाणा सरकार के कोई नुमाइंदे को बुलाएंगे। दिल्ली की बात होगी, राजस्थान की बात होगी कि जयपुर से हमारे साथी आए हैं, हमें नहीं पता जयपुर में क्या मुश्किलात चल रही है, राजस्थान में क्या मुश्किलात है, उस पर हम चर्चा करेंगे वहां मुद्दों पर। और वो पूरे दिन का एक सेमिनार होगा, उसमें पहले से ही हमें हमारे पॉइंट्स होंगे कि ये सरकार से हमने अपनी डिमांड्स करनी है और सरकार से आर पार की लड़ाई करनी है। ये सरकार आप सोच लीजिए कितनी कुंठित विचारधारा की है। बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू संसद भवन में लगी हुई थी और हम सब लोग 14 अप्रैल और 6 दिसंबर और 26 नवंबर को बाबा साहब को फ्लोरल ट्रिब्यूट करने जाते थे। इस सरकार ने बड़ी साजिश के तहत जब कोरोना चल रहा था, नई पार्लियामेंट बनाने के नाम पर वो बाबा साहब की स्टैचू उठाकर पीछे एक प्रेरणा पार्क में लगा दी, जहां पर कम से कम 100 से ज्यादा स्टैचू लगी हुई है और वहां आज आम आदमी जा नहीं सकता। पहले बाबा साहब की स्टैचू का एक मैसेज था, हम सब लोग अपने बच्चों को दिखाते थे कि हम शासक वर्ग हैं, हमें शासन पकड़ना है, और बाबा साहब की स्टैचू की जो उंगली थी वो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती थी कि पार्लियामेंट यहां से हमें सत्ता चाहिए, हमें अपने शासक वर्ग बनना है। वो स्टैचू इन्होंने सिंबोलिज्म की वजह से हटा दी। तो आप समझिए कि ये सरकार किस तरीके से हमारे पीछे लगी हुई है। हमें बहुत मुश्किल दौर चल रहा है और अगर अभी हम नहीं जागे तो मैं नहीं समझता फिर बहुत देर हो जाएगी। अभी